एक ऐसी रूल बुक जो सिर्फ लॉज नहीं बताती बल्कि एक पूरे देश का एक कैरेक्टर डिफाइन करती है। व्हाट इज द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? सोचो। हाँ, आज हम ऐसी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट और इंडियन पॉलिटी के कुछ सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर एक गहरी चर्चा करेंगे। सो दैट्स कूल ना? जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि ऐसी अमेजिंग डिस्कशंस मिस ना हो। बिल्कुल। आज हमारा सफर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रूह को समझने का है। हम देखेंगे कि कैसे कुछ सिंपल वर्ड्स और हिस्टोरिकल एक्ट्स ने इंडिया के प्रेजेंट और फ्यूचर को शेप किया है। राइट। ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं बल्कि एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनने के लिए भी जरूरी है। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑसम। तो आज का हमारा लर्निंग मैप कैसा दिखेगा? हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, बिल्कुल एग्जाम के ऑर्डर में। ठीक है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी को कैसे बैलेंस करती है। दूसरा, हम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के डॉक्ट्रिन को जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू फिर से समझेंगे। राइट, विद एग्जांपल्स। तीसरा, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सच में एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन था? हम इस पे डिस्कस करेंगे। एक क्लासिक डिबेट। और फाइनली, प्रियम्बल में रिपब्लिक के साथ जुड़े एडजेक्टिव्स सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक आज के टाइम में कितने डिफेंडेबल हैं। तो चलो लेट्स अनपैक दिस। ओके, सो पहला सवाल, constitutional morality is the fulcrum which acts as an essential check upon the high functionaries and citizens alike. In view of the above observation of the Supreme Court, explain the concept of constitutional morality and its application to ensure balance between judicial independence and judicial accountability in India. GS2, Indian Polity 2025, 15 marks. Okay. Broad micro theme, constitutional morality, बैलेंसिंग जुडिशियल पावर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कोर आइडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है बल्कि एक तरह से मॉरल गाइड भी है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़ते हैं। ठीक है, तो सिंपल शब्दों में व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? देखो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट को फॉलो करना है। सिर्फ लिखे हुए वर्ड्स नहीं बल्कि उसके पीछे के वैल्यूज जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड रूल ऑफ लॉ को मानना। अच्छा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि ये एक आदत की तरह डेवलप करना होगा, ये नेचुरली नहीं आती, समझे? एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाइए ना, इससे थोड़ा और क्लियर होगा। बिल्कुल। इमेजिन एक क्रिकेट टीम का कैप्टन, रूल्स के हिसाब से वो किसी को भी बैटिंग ऑर्डर में भेज सकता है, राइट? हाँ, उसकी पावर है। लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, राइट। वो कहती है कि उसे फेयर होना चाहिए और सबको मौका देना चाहिए, पावर का मिसयूज नहीं करना। राइट। वही काम कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हाई फंक्शनरीज के लिए करती है। गॉट इट। चलो अब आंसर के स्ट्रक्चर को देखते हैं फॉर मैक्सिमम मार्क्स। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कैसे स्टार्ट करें? सबसे बेस्ट तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन से ही शुरू करो जो क्वेश्चन में दिया है। मेंशन करो कि एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 केस में एससी ने इसे फल्क्रम कहा था। ये कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। अच्छा, सीधे पॉइंट पर। हाँ, फिर ब्रीफली बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी गवर्नेंस में ट्रस्ट और अकोमोडेशन लाती है। बस सॉलिड इंट्रोडक्शन तैयार है। ओके, अब आते हैं बॉडी पर, द मेन डिस्कशन। इसे हम जजेस की सुपर पावर यानी इंडिपेंडेंस और सुपर पावर पर चेक्स यानी अकाउंटेबिलिटी, ऐसे 2 पार्ट्स में देख सकते हैं ना? बिल्कुल। पहले जजेस की सुपर पावर यानी इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। इसके लिए कुछ स्ट्रक्चरल सेफगार्ड्स हैं। जैसे आर्टिकल 124 के अंडर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब जजेस को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। ठीक है। उनकी सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है ताकि कोई उन पर फाइनेंशियल प्रेशर ना बना सके। और अपॉइंटमेंट्स का क्या? वो भी तो इंडिपेंडेंस का पार्ट है। एग्जैक्टली। उसके लिए है कोलिजियम सिस्टम। ये सेकंड जजेस केस 1993 में इवॉल्व हुआ। इसका मतलब है कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करेंगे ताकि एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस ना हो। राइट। और इम्यूनिटी भी तो मिलती है। हाँ, जजेस को उनके जुडिशियल एक्ट्स के लिए इम्यूनिटी मिलती है। ये सब उनकी इंडिपेंडेंस इंश्योर करता है। ओके, अब सुपर पावर पर चेक्स यानी अकाउंटेबिलिटी पर आते हैं। यहाँ क्या पॉइंट्स हैं? पहला तो है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968। ये मिसकंडक्ट के लिए एक चेक है। दूसरा है ट्रांसपेरेंसी मैकेनिज्म्स, जैसे प्रोसीडिंग्स की लाइव स्ट्रीमिंग जो गुजरात हाई कोर्ट ने स्टार्ट की। इससे पता चलता है कि कोर्ट में क्या हो रहा है, सब कुछ ओपन है। ये तो बहुत अच्छा स्टेप है। बिल्कुल। तीसरा, रीजन्ड जजमेंट्स। हर डिसीजन के पीछे का रीजन बताना जरूरी है। ऐसे ही नहीं बोल सकते कि डिसीजन ले लिया, वाई, ये बताना पड़ेगा। मेक सेंस। इससे आर्बिट्रेरीनेस रुकती है। और फाइनली पब्लिक स्क्रूटिनी और टेक्नोलॉजी, जैसे नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड जैसे टूल्स से परफॉर्मेंस ट्रैक होती है। कूल ना? बहुत। तो अब बैलेंस वाले पार्ट को कैसे प्रेजेंट करें आंसर में? इसके लिए एक टेबल फॉर्मेट यूज करना बेस्ट है। एक कॉलम में एस्पेक्ट, दूसरे में इंडिपेंडेंस मैकेनिज्म और तीसरे में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म। एक एग्जांपल दे सकती हैं? स्टेबल था। हाँ। जैसे एस्पेक्ट, ओके, अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंस मैकेनिज्म, कोलिजियम सिस्टम, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, कॉल्स फॉर ट्रांसपेरेंसी इन सिलेक्शंस, ऐसे। परफेक्ट। और कंक्लूजन, इसे कैसे पावरफुल बनाएं? एंड में डॉक्टर अंबेडकर को कोट करो। लिखो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कॉन्स्टिट्यूशन की सोल है जो इंडिपेंडेंस को अनअकाउंटेबिलिटी में बदलने से रोकती है। वाओ। और एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के साथ फिनिश करो कि इसे कल्टिवेट करना इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। सुपर्ब। अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, इंट्रोडक्शन में केस लॉ मेंशन करना क्यों जरूरी है? ये आपके आंसर को क्रेडिबिलिटी और वेट देता है। एग्जामिनर को लगता है कि आपने टॉपिक को डीपली समझा है, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी। अच्छा। दूसरा,
कोलिजियम सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एग्जाम्पल कैसे कह सकते हैं? थोड़ा और समझाइए। क्योंकि ये सिस्टम सेपरेशन ऑफ पावर्स की स्पिरिट को प्रोटेक्ट करता है, जो एक कोर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है। ये एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस को रोकता है, which is a key moral principle of our constitution. गॉट इट। अगर एक स्टूडेंट टेबल ना बनाए बैलेंस वाले पार्ट में, तो मार्क्स कट होंगे क्या? जरूरी नहीं, बट टेबल इन्फॉर्मेशन को बहुत क्लियरली प्रेजेंट करता है। इट्स अ स्मार्ट वे टू स्कोर हाई मार्क्स फॉर क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर। एग्जामिनर के लिए भी आसान होता है। ओके। ये रीजन जजमेंट्स अकाउंटेबिलिटी कैसे इंश्योर करते हैं? आपने बताया आर्बिट्रेरीनेस रोकते हैं, बट और कुछ? जब जज को रीजन देना पड़ता है तो वो आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं ले सकते। उनका डिसीजन लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होना चाहिए, जिसे कोई भी चेक कर सकता है, अपील में चैलेंज कर सकता है। रियल लाइफ में क्या लाइव स्ट्रीमिंग से फर्क पड़ता है? पब्लिक इतना फॉलो करती है क्या? बिल्कुल, फर्क परसेप्शन का है। ये सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी लाता है। जब सब देख रहे होते हैं तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। इट्स लाइक एन ओपन बुक एग्जाम। और लास्ट क्वेश्चन, कंक्लूजन में डॉक्टर अंबेडकर का रेफरेंस देना आंसर को कैसे इम्पैक्टफुल बनाता है? ये आपके आंसर को एक हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल डेप्थ देता है, लिंकिंग इट बैक टू द फाउंडिंग फादर्स विजन। इट शोज अ कंप्लीट 360 डिग्री अंडरस्टैंडिंग। बहुत बढ़िया। चलो अब इस आइडिया को लॉक करते हैं। Pause and practice saying constitutional morality acts as a fulcrum to balance judicial independence with judicial accountability. Rehearse. Constitutional morality constitution की आत्मा है, जो पावर के सही इस्तेमाल का रास्ता दिखाती है, स्पेशली जुडिशरी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये पहले वाले से काफी रिलेटेड है। सवाल है, constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential facets. Explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. GS2, Indian Polity 2021, 10 marks. Right. Broad, micro theme, constitutional morality in action, landmark judgments. Right? पहले क्वेश्चन ने क्या और कैसे पर फोकस किया, ये क्वेश्चन कहाँ से आया और एग्जाम्पल्स क्या हैं पर फोकस करता है। इट्स ऑल अबाउट द प्रूफ। तो इस डॉक्ट्रिन का सोर्स क्या है? इस डॉक्ट्रिन का सोर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में दिया था। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट जॉर्ज ग्रोट, एक ब्रिटिश हिस्टोरियन से लिया था। अच्छा। इसका मेन काम है फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को हर चीज से ऊपर रखना, इवन पॉपुलर सोशल बिलीफ्स। एक माइक्रो स्टोरी से समझाइए इसको। इमेजिन अ विलेज पंचायत। गांव के ज्यादातर लोग कहते हैं कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाना चाहिए। ये हुई सोशल मोरालिटी। ठीक है। लेकिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू एजुकेशन सबके लिए है। ये हुई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जीतेगी। सिंपल। बिल्कुल सिंपल। लेट्स ब्रेक डाउन द परफेक्ट आंसर फॉर दिस। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। स्टार्ट बाय डिफाइनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। मेंशन इट्स ओरिजिन विद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड जॉर्ज ग्रोट। ये आपके आंसर को एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बेस देगा। ओके। और फिर एक लाइन में बताओ कि ये डॉक्ट्रिन लैंडमार्क जजमेंट से इवॉल्व हुआ है। ठीक है। बॉडी में डिस्कशन कैसे आगे बढ़ेगा? इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला, की एलिमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसको 3 बुलेट पॉइंट्स में लिखो, क्लियर एंड सिंपल। कौन सी 3 पॉइंट्स? पहला, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर्स। दूसरा, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्शन, इंडिविजुअल लिबर्टी को मेजॉरिटेरियनिज्म से बचाना। और तीसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। परफेक्ट। और पार्ट बी, जो इस आंसर का कोर है, लैंडमार्क जुडिशियल डिसीजंस। इसे द 3 बिग केसेस कह सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। पहला है केसवानंदा भारती केस 1973। इसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया, मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को चेंज नहीं कर सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी का अल्टीमेट एग्जाम्पल है। राइट, ये तो फाउंडेशनल केस है। दूसरा, नवतेज सिंह जौहर केस 2018। इसने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि सोशल मोरालिटी अलग है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अलग। LGBTQ+ राइट्स को प्रोटेक्ट किया। एक लैंडमार्क जजमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स। और तीसरा, सबरमला टेम्पल केस 2018। इसमें विमेन्स राइट टू एंटर टेम्पल्स को अपहोल्ड किया गया। यहाँ जेंडर इक्वालिटी, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, को रिलीजियस प्रैक्टिस के ऊपर रखा गया। तीनों ही बहुत पावरफुल एग्जांपल्स हैं। और कंक्लूजन में क्या लिखें? समराइज करो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक पावरफुल टूल बन गया है। एक कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल दो, जैसे जोसेफ शाइन वी यूनियन ऑफ इंडिया 2018, जिसने अडल्ट्री को डीक्रिमिनलाइज किया। ये दिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट अभी भी रेलेवेंट है। अच्छा, टू शो इट्स करंट रेलेवेंस। एग्जैक्टली। और एंड करो एक स्ट्रॉन्ग लाइन से, इट कंटिन्यूज टू सर्व एज अ बीकन फॉर प्रोग्रेसिव जुरिस्प्रूडेंस एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ग्रेट। अब क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, आंसर में डॉक्टर अंबेडकर और जॉर्ज ग्रोट दोनों का नाम लिखना जरूरी है। ग्रोंडे का नाम ऑप्शनल है, बट इट एड्स एक्स्ट्रा मार्क्स। पर डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिखना इज नॉन नेगोशिएबल। इट शोज यू नो द ओरिजिन। ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से कैसे कनेक्ट करें, थोड़ा और डिटेल में? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का प्रैक्टिकल फॉर्म है। ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट या बेसिक कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का कोर प्रिंसिपल है। स्पिरिट कैन नॉट बी किल्ड। अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 केस लॉज एक्सप्लेन करना हो तो कितना डिटेल में जाना चाहिए? हर केस के लिए 2-3 की पॉइंट्स। जैसे नवतेज जौहर केस के लिए 1. डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377, 2. डिफरेंशिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस सोशल मोरालिटी, 3. प्रोटेक्टेड LGBTQ+ राइट्स। बस, दैट्स इनफ। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। सोशल मोरालिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में
सिंपल डिफरेंस क्या है एक स्टूडेंट के लिए? सोशल मोरालिटी वो है जो सोसाइटी सही मानती है, जो टाइम और जगह के साथ बदल सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन सही मानता है, जो टाइमलेस वैल्यूज पर बेस्ड है, जैसे इक्वालिटी एंड लिबर्टी। आंसर राइटिंग में की एलिमेंट्स को पहले लिखना बेहतर है या केस लॉज को? एलिमेंट्स पहले। ये एक लॉजिकल फ्लो बनाता है। पहले आप कॉन्सेप्ट के इंग्रेडिएंट्स बताते हो, फिर एग्जांपल्स, केस लॉज देते हो जहां वो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं। स्ट्रक्चर इज की। और कंक्लूजन में एक एक्स्ट्रा केस लॉ ऐड करने का क्या फायदा है? ये दिखाता है कि आपका नॉलेज सिर्फ टेक्स्ट बुक तक लिमिटेड नहीं है। इट शोज यू आर अपडेटेड एंड कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट टू वेरियस सिचुएशंस। इट्स अ ग्रेट फिनिशिंग टच। गॉट इट, ये तो सुपर क्लियर हो गया। चलो प्रैक्टिस टाइम, पॉज करके बोलो, इन द नवदेश सिंह जौहर केस द सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटाइज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ओवर सोशल मोरालिटी। प्रैक्टिस, जुडिशियल डिसीजंस ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को जिंदा रखा है, इंश्योरिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्पिरिट हमेशा जीते। चलो अब ये शिफ्ट करते हैं और हिस्ट्री में जाते हैं। अगला सवाल है, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ले डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन? डिस्कस। GS2 इंडियन पॉलिटी 2016 12.5 मार्क्स। Broad micro theme. The 1935 Act. Federal or not? The blueprint of our constitution. ये क्वेश्चन एक डिबेट है। क्या 1935 एक्ट सच में फेडरल था? इसका आंसर येस और नो दोनों है। ऐसे क्वेश्चंस को बैलेंस करके लिखना होता है। तो ये एक्ट इतना स्पेशल क्यों है? ये ब्रिटिश इंडिया का आखिरी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था। इसने इंडिया के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को काफी हद तक बदल दिया और हमारे करंट कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक बेस तैयार किया। इसने फेडरेशन का आइडिया इंट्रोड्यूस किया, बट विथ मेनी कंडीशंस। एक एनालॉजी से समझाइए इसे। इमेजिन योर पेरेंट्स टू व्यू योर ओन रूम। ये है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और कहते हैं कि तुम इसे जैसे चाहे डेकोरेट कर सकते हो। ये है प्रोविंशियल लिस्ट। ठीक है। बट वो कहते हैं कि घर के मेन डिसीजंस जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वही लेंगे और इमरजेंसी में तुम्हारे रूम का कंट्रोल भी ले सकते हैं। ये है यूनिटरी फीचर्स। सो यू हैव फ्रीडम बट नॉट कंप्लीट फ्रीडम। दिस वाज द 1935 एक्ट, अ क्वेजी फेडरल सेटअप। बहुत अच्छी एनालॉजी। ओके, इस डिस्कस वाले क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें? इंट्रोडक्शन कैसा हो? Start by calling the act a landmark legislation or a significant blueprint for the Indian Constitution. ओके के अपना मेन आर्गुमेंट पहली लाइन में ही क्लियर कर दो। The act attempted to establish a quasi-federal structure while maintaining strong central control. इससे एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया है, राइट? बॉडी में तो दो सेक्शंस होंगे, फेडरल एंड नॉन फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स क्या थे? पहला, डिवीजन ऑफ पावर्स, 3 लिस्ट्स का कॉन्सेप्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट। ये फीचर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है, याद रखना। हाँ, 7th शेड्यूल। दूसरा, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को अपने सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने की पावर दी गई। तीसरा, फेडरल कोर्ट, डिस्प्यूट सुलझाने के लिए एक कोर्ट बनाया गया जो आज के सुप्रीम कोर्ट का प्रीडिसेसर था। और चौथा? बाईकैमरल लेजिस्लेचर, सेंटर में 2 हाउसेज जैसे आज लोकसभा और राज्यसभा है। ओके, अब आते हैं नॉन फेडरल या यूनिटरी फीचर्स पर, द नो पार्ट। यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल। गवर्नर जनरल के पास अनलिमिटेड डिस्क्रेशनरी पावर्स थी, वो असली बॉस था। दूसरा, इमरजेंसी प्रोविजंस, सेंटर इमरजेंसी में प्रोविंसेस का कंट्रोल ले सकती थी। तीसरा, फाइनेंशियल डिपेंडेंस, प्रोविंसेस फाइनेंशियली सेंटर पे डिपेंडेंट थे, पैसा सेंटर से ही आता था। और डायरकी एट सेंटर। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जैसे डिफेंस ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में थे, तो असली पावर उनके पास ही थी। समझ गया। अब कंक्लूजन, इसे कैसे कंक्लूड करें? अपने इंट्रोडक्शन के पॉइंट को रीस्टेट करो। The act, while introducing federal elements, established more of a quasi-federal structure with strong unitary features. ठीक है? Evolution में एक क्रूशियल माइलस्टोन था। Superb. चलो क्रॉस क्वेश्चंस। इस आंसर में क्वाजी फेडरल वर्ड यूज करना कितना इंपॉर्टेंट है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये सिंगल टर्म आपके पूरे आर्गुमेंट को समराइज कर देता है। इट्स द परफेक्ट कीवर्ड फॉर दिस आंसर। फेडरल और यूनिटरी फीचर्स को पॉइंट्स में लिखना अच्छा है पैराग्राफ में? Always in points. It makes your answer clean, easy to read, and ensures you don't miss any key aspect. एग्जामिनर के लिए भी चेक करना आसान होता है। इंट्रोडक्शन में ही अपना फाइनल स्टैंस क्वाजी फेडरल बता देना अच्छा है? Yes, for discuss type questions, it's a great strategy. It shows clarity of thought from the very beginning. आप कंफ्यूज नहीं हैं। डायरकी एट सेंटर का सिंपल मतलब क्या है? ड्यूल गवर्नमेंट, मतलब कुछ सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड गवर्नर जनरल कंट्रोल करता था और कुछ ट्रांसफर्ड इंडियन मिनिस्टर्स, बट असली पावर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में थी। कंक्लूजन में फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस मेंशन करना क्यों जरूरी है? ये 1935 एक्ट को करंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करता है। It shows that you can connect historical facts with present day polity, which is a sign of a mature understanding. अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फेडरल फीचर्स लिख दे तो क्या होगा? आंसर अधूरा माना जाएगा। द वर्ड डिस्कस का मतलब ये है कि आपको टॉपिक के दोनों साइड्स फॉर एंड अगेंस्ट प्रेजेंट करने हैं और फिर एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देना है। सुपर्ब एक्सप्लेनेशन। अब इसको फिक्स करते हैं माइंड में। पॉज एंड प्रैक्टिसिंग। The Government of India Act of 1935 established a quasi-federal structure with strong unitary features. Rias. The 1935 Act gave a taste of federalism to India, but the British kept the real control, creating a system that was federal in form but unitary in spirit. And now for the final question of our discussion. ये Indian Constitution के दिल से जुड़ा है, the preamble.
सवाल है, discuss each adjective attached to the word republic in the preamble. Are they defendable in the present circumstances? GS2, Indian Polity 2016, 12.5 marks. Broad, micro theme, the preambles, adjectives, relevance today. This is a beautiful question. ये सिर्फ facts नहीं बल्कि analysis मांगता है. आपको हर adjective का मतलब बताना है और फिर उसे आज के इंडिया के context में evaluate करना है. तो preamble में रिपब्लिक के 4 बॉडीगार्ड्स कौन हैं? वो है sovereign, socialist, secular and democratic. ये words इंडिया के character को define करते हैं. Sovereign और democratic शुरू से थे, जबकि socialist और secular 42nd Amendment 1976 में ऐड किए गए. ये identity card है हमारे रिपब्लिक का. एक पर्सन के कैरेक्टर ट्रेट्स की तरह. बिल्कुल. जैसे हम कहते हैं रिया इज ऑनेस्ट, काइंड, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट, वैसे ही इंडिया इज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक. ये हमारी नेशनल पर्सनालिटी है. अच्छा, इस आंसर के 2 पार्ट्स हैं, एक्सप्लेन एंड डिफेंड. इसको कैसे स्ट्रक्चर करें? इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं. Start by calling the preamble the soul and identity card of the Constitution. List the 4 adjectives: sovereign, socialist, secular and democratic. और briefly mention करो कि socialist and secular को 42nd Amendment से ऐड किया गया था. ठीक है. अब बॉडी जिसमें हर एडजेक्टिव का एनालिसिस होगा. पहले सॉवरेन रिपब्लिक, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, नो एक्सटर्नल कंट्रोल. एग्जांपल, इंडियाज इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जैसे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में. स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया एंड आत्मनिर्भर भारत. Next, सोशलिस्ट रिपब्लिक. reduce inequality of income and opportunity. एक वेलफेयर स्टेट. एग्जाम्पल, पॉलिसीज लाइक MGN, REGA, PM किसान, आयुष्मान भारत. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में इसको रिअफर्म भी किया है. थर्ड, सेक्युलर रिपब्लिक. इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स. एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सेक्युलर प्रिंसिपल्स को रिअफर्म किया है. एंड फाइनली, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस. एग्जाम्पल, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स जो लोकल गवर्नेंस को पावर देते हैं. ओके, ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया. अब दूसरा पार्ट, डिफेंडेबिलिटी इन प्रेजेंट टाइम्स. इसे कैसे अप्रोच करें? इस पार्ट को चैलेंजेस और सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड में डिवाइड करो. चैलेंजेस क्या है? सोशलिस्ट के लिए चैलेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. सेक्युलर के लिए चैलेंज, कॉमनल टेंशंस. डेमोक्रेटिक के लिए चैलेंज, डिजिटल डिवाइड. और सॉल्यूशंस? स्ट्रेंथनिंग वेलफेयर मेजर्स, प्रमोटिंग इंटरफेथ हार्मनी, एनहांसिंग डिजिटल लिटरेसी. हर चैलेंज के लिए एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन. गॉट इट. और कंक्लूजन? एक बैलेंस्ड कंक्लूजन दो. कहो कि इंडिया का रिपब्लिकन कैरेक्टर इन एडजेक्टिव से डिफाइंड है और ये आज भी रेलेवेंट है, इवन विद चैलेंजेस. और एंड कैसे करें? एक पॉजिटिव और फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के साथ. द वे फॉरवर्ड लाइज इन स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स व्हाइल प्रिजर्विंग दीज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. परफेक्ट. अब क्रॉस क्वेश्चंस. हर एडजेक्टिव के साथ एक करंट एग्जांपल देना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये आपके आंसर को स्टैटिक नॉलेज से डायनामिक एनालिसिस में बदल देता है. इट प्रूव्स कि आप कॉन्सेप्ट्स को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट कर सकते हो. स्ट्रक्चर वाइज पहले सारे एडजेक्टिव्स एक्सप्लेन करके फिर उनकी डिफेंडेबिलिटी डिस्कस करना बेहतर है, या हर एडजेक्टिव को एक्सप्लेन करके साथ में उसकी डिफेंडेबिलिटी डिस्कस करना? पहले सारे एडजेक्टिव्स एक्सप्लेन करो, फिर एक साथ उनकी डिफेंडेबिलिटी डिस्कस करो. दिस प्रोवाइड्स अ मच क्लीनर एंड मोर स्ट्रक्चर्ड फ्लो टू द आंसर. डिफेंडेबिलिटी वाले पार्ट में सिर्फ चैलेंजेस लिखना काफी है? नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम्स बताना एक इनकम्प्लीट आंसर है. एक गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस भी सोचता है. सो सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड लिखना जरूरी है. क्या इस आंसर में नेगेटिव टोन यूज कर सकते हैं, जैसे सेक्युलरिज्म इज फेलिंग इन इंडिया? Avoid extreme statements. Always use a balanced tone. आप secular fabric is facing tests या communal tensions are a challenge जैसे phrases use कर सकते हैं. The approach should be constructive, not cynical. 42nd अमेंडमेंट का मेंशन करना कितना क्रिटिकल है? बहुत critical है. ये historical context देता है, बताता है कि socialist और secular words original preamble का part नहीं थे. It shows your deep knowledge. अगर कोई स्टूडेंट सॉल्यूशंस ना दे पाए तो क्या करे? At least challenges को clearly state करे. पर थोड़ा सोच लो, solution simple हो सकते हैं. जैसे डिजिटल डिवाइड का सॉल्यूशन एनहांसिंग डिजिटल लिटरेसी. इट डजंट हैव टू बी अ कॉम्प्लेक्स पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन. परफेक्ट. ये तो पूरा क्लियर हो गया. सो लेट्स प्रैक्टिस दिस. पॉज करके बोलो. द प्रीएम्बल्स, एडजेक्टिव्स, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक डिफाइन इंडियाज कैरेक्टर एंड रिमेन रेलेवेंट डिस्पाइट मॉडर्न चैलेंजेस. प्रैक्टिस सेइंग. The preamble's words are not just words, they are living ideals that we must constantly work towards, facing challenges with constructive solutions. So what a journey! हमने constitutional morality की गहराई से लेकर preamble के ideals तक को explore किया. हमने देखा कि कैसे constitution एक living document है, जो judgments और interpretation से evolve होता रहता है. बिल्कुल. आज की चर्चा के key takeaways क्या हैं? हाँ, let's summarize. Constitutional morality, constitution की spirit है, जो power पर एक moral check रखती है. स्पेशली जुडिशरी में. राइट. लैंडमार्क केसेस जैसे केशवानंदा भारती, नवतेज जौहर और सबरीमाला ने इस मोरालिटी को एक्शन में दिखाया है, सोशल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाया है. बिल्कुल. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने हमें एक क्वाजी फेडरल स्ट्रक्चर का टेम्पलेट दिया, जिसका असर आज भी हमारे सिस्टम पर है. फेडरल इन फॉर्म, यूनिटरी इन स्पिरिट. उनमें चैलेंजेस हैं, लेकिन उनको डिफेंड करना और उनके लिए काम करना ही हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हियर्स अ फाइनल थॉट टू मल ओवर.
डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा हो, उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हुए तो वो बुरा साबित होगा। इसके बारे में सोचना, इसका आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब है। एक पावरफुल विचार। इसी के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली बार एक नए टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।